हेलो, हेलो। कैसे हो दोस्तों? आप सभी का एग्ज़ाम वर्ल्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। हम पिछले टॉपिक पे श्वसन से संबंधित बात कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और नया टॉपिक पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव में विभिन्न पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। आइए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस, क्लास 10th साइंस, और इसमें पढ़ रहे हैं लेसन 5, ज्यों प्रक्रम, बायो प्रोसेसेज। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे, थोड़ा-सा उनका रिवीजन कर लेते हैं। ज्यों प्रक्रम होता क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण का काम करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन सभी को हम ज्यों प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का काम करते हैं, अनुरक्षण अर्थात टूट-फूट, मेंटेनेंस की क्रियाएँ, वो सभी अनुरक्षण की क्रियाएँ कहलाती है। उनमें अपन ने देखा था पोषण, पोषण के अंतर्गत न्यूट्रिशन, पोषण अर्थात पाचन तंत्र, और ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में भी पढ़ा था। मानव में श्वसन किस प्रकार से संपन्न होता है। उसी में एक छोटा-सा टॉपिक अपना शेष रह गया था, जलीय जीवों में श्वसन। आज उसको थोड़ा-सा कंटिन्यू करते हैं। जलीय जीवों में श्वसन। देखिए भाई, जलीय जीव जल के अंदर रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें ऑक्सीजन जल के अंदर से ही ग्रहण करनी पड़ेगी। अर्थात जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। तो सर उनके पास ऐसा कौन-सा सिस्टम है, जैसे मानव के पास, स्थलीय जीवों के पास फेफड़े हैं, अगर पानी में घुस जाए अपन, तो पानी फेफड़ों के अंदर घुस जाता है। उनमें ऐसा कौन-सा तंत्र है? तो जलीय जीवों के अंदर गिल्स या गलफड़े होते हैं, ग्लोम छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से वो ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। आपने मछलियों को देखा होगा, बार-बार मुँह फाड़ती है, बंद करती है। मुँह से वो जल को अंदर ग्रहण करती है और उसे बलपूर्वक क्लोम छिद्र तक पहुँचाती है, और जल के साथ ही ऑक्सीजन क्लोम छिद्र तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसको ग्रहण करके और शरीर के अन्य भागों तक पहुँचा दिया जाता है, और क्लोम छिद्र की सहायता से वापस जल को बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से जलीय जीवों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। और देखिए कि जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति थोड़ी कम होती है, तो जलीय जीवों में स्थलीय की अपेक्षा श्वसन दर भी कम होती है। लिख डालते हैं इसे। जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन के रूप में करते हैं। श्वसन के रूप में करते हैं। जलीय जीवों में क्लोम या बोले तो गिल्स पाए जाते हैं, जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। जलीय जीवों में
स्थलीय की अपेक्षा श्वसन दर कम होती है। क्यों होती है आप जानते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है। ये एक मछली का छोटा सा चित्र बना रहे हैं भाई, पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गर्दन के पास ये दरारें होती है, जिसे क्लोम छिद्र कहते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे तल्क पाए जाते हैं। ये आंख है भाई, और फिन्स होते हैं तैरने के लिए। गर्दन में क्लोम छिद्र, ये है भाई क्लोम, क्लोम दरारें। जल H2O, और इसी के साथ में प्लस O2, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण हो जाती है, और अंदर से यहाँ क्लोम तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और फिर यहाँ से पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से जलीय जीवों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। आइए देखते हैं और अन्य जीवों में श्वसन अंग को क्या कहते हैं। जैसे मछली में श्वसन किससे होता है, गिल्स या क्लोम की सहायता से, क्लोम छिद्र। गलफड़े भी कहते हैं भाई, हिंदी में कभी शब्द आ जाए गलफड़े। और देखिए अन्य जीव जैसे मच्छर में श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली या ट्रेकिया ही कहते हैं, ट्रेकिया श्वसन अंग का नाम। और बिच्छू, कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, 1 नंबर का प्रश्न, बिच्छू में कहते हैं हुक लंग्स, किताबी फेफड़े, किताबी फेफड़े। और एक और है बहुत महत्वपूर्ण, जिसे केचुआ कहते हैं, नम मिट्टी में पाया जाता है, गीली मिट्टी केचुआ, जहां पर यह अपनी त्वचा की सहायता से श्वसन क्रिया संपन्न करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है त्वचा से। तो ये याद रखना है, मानव में याद है ही सही, फेफड़ों की सहायता से श्वसन क्रिया संपन्न होती है, फेफड़ों से, लंग्स से। ये था श्वसन तंत्र, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, और इसका छोटा सा अंश रह गया था जलीय जीवों में श्वसन, वो आज हो गया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए भाई, श्वसन क्रिया मानव में कैसे संपन्न होती है। हम नासा छिद्र से वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंच जाती है, अंत में कुपिकाओं के अंदर चली गई। कुपिकाओं से केशिकाएं जुड़ी होती है, बहुत बारीक सूक्ष्म नलिकाएं हैं छोटी छोटी, जो इस ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी और रक्त नलिकाओं को दे देगी। वहां से यह रक्त में मिलकर संपूर्ण शरीर तक पहुंच जाती है, और प्रत्येक कोशिका को जैसे ही ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, वहां पर कोशिकीय श्वसन क्रिया संपन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में। तो ऑक्सीजन अंदर फेफड़ों तक पहुंची और वो फेफड़ों से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। ये तो हो गया श्वसन, ब्रीदिंग, श्वास को अंदर लेना बाहर छोड़ना। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न कब होगी, जब वो ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगी, और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम रक्त करता है। एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, अन्यथा संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। रक्त में एक वर्णक होता है जिसे रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर संपूर्ण शरीर में वहन करता है। अतः हम आज एक नया टॉपिक, वहन परिसंचरण तंत्र, पढ़ेंगे।
वहन। और वहन में मुख्य है मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। देखिए भाई, परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो तरल पदार्थ रक्त, रक्त ही सभी पदार्थों का परिवहन करता है पूरे शरीर में। और रक्त को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा रक्त भी पूरे शरीर में कैसे पहुंचाएगा? तो परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे 3 मुख्य अवयव हैं परिसंचरण तंत्र के। नंबर 1 हृदय, नंबर 1 हृदय, हार्ट, हृदय। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अवयव हृदय, जो रक्त को पंप करता है, एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, जहां से रक्त को प्रेशर के साथ रक्त नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। और दूसरा है रक्त, और तीसरा है रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं, ये 3 चीजें मिलकर मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। मानव परिसंचरण तंत्र, इसके फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे, याद रखना भाई, परिसंचरण तंत्र के जनक हैं, जनक विलियम हार्वे। सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही किया था इसके ऊपर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की उपाधि दी जाती है, विलियम हार्वे को। परिसंचरण तंत्र क्यों आवश्यक है? तो देखिए, हम भोजन ग्रहण करते हैं, अंत में पाचन के पश्चात ग्लूकोज में बदल जाता है। श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन शरीर में पहुंचती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन अर्थात विभिन्न पोषक पदार्थ प्रत्येक कोशिका को आवश्यक है जीवित रहने के लिए। तो वहां तक पहुंचाने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में मिलकर ही, रक्त में हार्मोन है, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, सभी पदार्थ प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं रक्त के माध्यम से। तो पोषण का काम कोशिकाओं को संपन्न कराने में सहायता करता है रक्त, और वहां से वापस अपचित यानी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त के माध्यम से ही उनके विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां से उन्हें बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। जैसे कोशिका के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन क्रिया संपन्न हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो रक्त में मिलकर वापस फेफड़ों तक पहुंचाई जाएगी। और अपशिष्ट पदार्थ रक्त में मिलकर किडनी तक पहुंचाए जाएंगे, वृक्क या किडनी तक, जहां पर ये फिल्ट्रेशन का काम होगा और अपचित पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर त्याग दिया जाए। इस तरह से रक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। पहले बात कर लेते हैं, एक एक चीज। 3 है, हार्ट, रक्त और रक्त नलिकाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम रक्त की। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड फॉर्म में तरल संयोजी ऊतक है। अंग नहीं है भाई, रक्त ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पोषक पदार्थों को स्थानांतरित करता है। और रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, थोड़ा सा अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। रक्त 2 भागों से मिलकर बनता है। इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है,
जिसमें लगभग 90% हिस्सा जल होता है और अन्य पदार्थ घुले होते हैं। हार्मोन्स, विटामिन, एमिनो एसिड, खनिज लवण सब इसमें मिलकर परिवहन के रूप में परिसंचरित होते रहते हैं। और तरल भाग के अलावा दूसरा भाग होता है ठोस भाग। दूसरा भाग होता है ठोस भाग। इसके अंतर्गत विभिन्न रक्त कणिकाएं आती है। आती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट या बोले तो प्लेटलेट्स। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इनका भी वर्णन। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मुख्य काम होता है विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण। परिसंचरण में ये सहायता करती है। सभी पदार्थों को अपने साथ मिलाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। और परिसंचरण तंत्र में आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन जीवन काल होता है इनका। अर्थात 120 दिन के बाद ये समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और नई निर्माण होगा। अर्थात रोजाना ही कितनी ही संख्या में आरबीसी बनती है और नष्ट होती रहती है। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई कणिकाएं? क्योंकि कोशिका नहीं कह सकते। इसमें युवा अवस्था में जब ये परिपक्व हो जाती है तो केंद्रक नष्ट हो जाता है। केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। भ्रूणावस्था में केंद्रक होता है, बाद में केंद्रक नहीं होता है। एक तस्त्री, चाय पीने की तस्त्री प्लेट के समान इसका आकार होता है लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग एचबी अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये है भाई आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं अगला नंबर 2 डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्यों कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये काम करती है भाई फेगोसाइट का। फेगोसाइट। फेगोसाइट अर्थात भक्षण का कार्य करती है। किस चीज का भक्षण? यदि बॉडी के अंदर, रक्त के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार के कण प्रवेश कर जाए, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या अन्य कोई चीज प्रवेश कर जाए तो तुरंत यह उसको नष्ट करने का काम करती है। फेगोसाइट भक्षण का काम करती है। सफाई कर्मी भी कह सकते हैं इसे। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती है। ये हो गया भाई डब्ल्यूबीसी का कार्य। अब एक और बची है तीसरे वाली, जिसे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नंबर 3 तीसरी वाली रक्त कणिका है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। जब कभी शरीर में चोट लग जाए तो वहां से रक्त का स्राव होने लग जाता है। जब इस प्रकार की घटना होती है तो हृदय की पंपिंग स्टेशन की कार्य प्रणाली कमजोर हो जाती है, अर्थात रक्त के दबाव में कमी आ जाती है।
रक्त बाहर निकलने लग जाएगा। तो ये थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स वहाँ पर पहुँचकर उस घाव वाले स्थान पर थक्का जमाने का काम करती हैं। जो कणिकाएँ हैं वहाँ जाकर फँस जाती है, रक्त केशिकाओं के बीच में फँस जाती है और उस रक्तस्राव वाले स्थान के जगह को भर देती है, अर्थात रक्त के थक्के बनाने में सहायता करती है। थ्रोम्बोसाइट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का कार्य है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। सामान्यतः चोट लगने पर 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है। जब किसी स्थान पर जब किसी स्थान पर चोट लग जाए तो प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठी होकर उस जगह को भर देती है, अर्थात केशिकाओं के जाल में फंस जाती है, भर देती है और रक्त का थक्का बना देती है। सामान्यतः कितना समय लगता है? 2 से 3 मिनट का समय इस क्रिया में लगता है। ये है थ्रोम्बोसाइट रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण। तो हमने अभी पढ़ा है रक्त के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक के 2 भागों से बना है, तरल और ठोस। तरल भाग प्लाज्मा जिसमें विभिन्न पदार्थ विलय रहते हैं, परिसंचरित रहते हैं और ठोस भाग में कणिकाएं रहती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखते हैं रक्त की नलियों के बारे में। रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं, रक्त जिन नलिकाओं में होके बहता है वो रक्त नलिकाएं कौन कौन सी होती है? इन्हें मुख्यतया 2 धमनी और शिरा में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है धमनी और दूसरी है शिरा और तीसरे प्रकार की भी होती है जिसे केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं, देखिए भाई, मेन तो धमनी और शिरा ही है। छोटे छोटे अंतर हैं। धमनियां हृदय से रक्त को लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। शिराएं जस्ट इसके विपरीत कार्य करती है, विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके हृदय में डालती है। शिराएं, धमनियां शरीर की गहराई में स्थित होती है तो शिराएं ऊपरी सतह पर स्थित होती है। धमनियां मजबूत मोटी दीवार वाली होती है तो शिराएं पतली दीवार वाली होती है। फिर क्यों? क्योंकि धमनियों के अंदर रक्त प्रेशर के साथ बढ़ता है। भित्ति लचीली होती है क्योंकि दबाव के साथ फैलने की क्षमता प्रदान करती है। शिराओं में यह क्षमता नहीं पाई जाती। धमनियों में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि शिराओं में विऑक्सीजनित अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को सिर्फ एक ही दिशा में बहने की क्षमता प्रदान करते हैं ताकि अशुद्ध रक्त वापस अंगों तक न पहुंचे। ये मुख्य अंतर है भाई धमनी और शिरा में। और एक होती है केशिकाएं। केशिकाएं इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है जो धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का काम करती है। बारीक नलिकाएं हैं, केशिकाएं कहते हैं जिन्हें।
आइए थोड़ा सा लिख डालते हैं इनके बारे में अंतर के रूप में ही, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। धमनियां क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, अर्थात हृदय से निकलती है। सिराएं क्या करती है? जस्ट विपरीत है, विभिन्न अंगों से केशिकाएं बाद में पढ़ लेंगे भाई, यहां से हटा दिए जाए। सिराएं विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को एकत्र करके हृदय में लाती है। फर्स्ट अंतर। दूसरा अंतर है, धमनियां गहराई में स्थित होती है। गहराई शरीर के निचली सतह में, गहराई में स्थित होती है, जबकि सिराएं शरीर के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ऐसा क्यों है भाई? जब कभी अपने चोट लगे तो अशुद्ध रक्त ही शरीर से बाहर निकले और शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, धमनियां गहराई में स्थित है, तो चोट लगेगी तो अंदर तक देर से पहुंचेगी, तो अंगों को ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचता रहे। धमनियां गहराई में स्थित होती है और सिराएं शरीर के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कलर से भी अंतर कर सकते हैं। धमनियां गुलाबी होती है, गुलाबी रंग से भी पहचान सकते हैं, गुलाबी रंग की होती है, जबकि शिराएं नीले रंग की होती है। ऊपरी सतह पर नसों में नजर आता रहता है अपने, शिराएं नीले रंग की होती है। क्यों होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और देखिए भाई, धमनियों में O2 युक्त रुधिर होता है, जबकि शिराओं में CO2 युक्त रुधिर होता है। और देखिए, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में वाल्व बोले तो कपाट, कपाट फाटक, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। शिराओं में वाल्व बोले तो कपाट होते हैं, ताकि अशुद्ध रक्त विपरीत दिशा में न जा पाए। और देखिए भाई, एक दो अंतर और हैं। छठा अंतर, धमनी और ये लीजिए शिरा। छठा अंतर देखिए, धमनी की भित्ति, धमनी की भित्ति बोले तो उसकी आंतरिक सतह, धमनी की भित्ति लचीली और मोटी और मजबूत होती है, मजबूत होती है, जबकि शिराओं में
लचीलापन नहीं होता है। शिराओं में लचीलापन नहीं होता है। एक अंतर और देखिए भाई, धमनियों में रक्त, धमनियों में रक्त प्रेशर के साथ, धमनियों में रक्त दबाव के साथ बहता है, दबाव के साथ बहता है, जबकि शिराओं में दबाव नहीं होता है। शिराओं में दबाव नहीं होता है। तो ये अंतर थे भाई। रक्त नलिकाएं पढ़ी हमने, धमनी और शिरा। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर विभिन्न अंगों को पहुंचाती है, जबकि शिराएं वापस रक्त को एकत्र करके हृदय में डालती है, जहां से इसको फेफड़ों में भेजा जाता है शुद्धिकरण के लिए और वापस शरीर में पंपिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब अपन एक और है केशिकाएं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तीसरे प्रकार की नलिकाएं हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं अत्यधिक बारीक बोले तो सूक्ष्म नलिकाएं हैं। अत्यधिक बारीक बोले तो अत्यधिक सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जो धमनी और शिरा, शिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। बारीक नलिकाएं हैं। कोशिकाओं से ऑक्सीजन ये केशिकाएं ग्रहण करती है और विभिन्न अंगों को देती है। अब रक्त हो गया, रक्त नलिकाएं हो गई, और अब देखते हैं हम हमारा हृदय, हार्ट, HEART, हार्ट, हृदय। मानव हृदय हमारे क्लास 10th के कोर्स में है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, जितना है उतना याद कर लीजिए। ज़्यादा पढ़ना है तो आगे साइंस लीजिए, 11th-12th में पढ़िए और आगे पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना है। नीट पास कीजिए, डॉक्टर बनिए, हृदय का डिसेक्शन करिए, जितना चाहे उतना पढ़िए, DM करिए। हृदय, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें और फिर इसको लिख देंगे, चित्र की सहायता से समझेंगे। आपको बिल्कुल साधारण सरल शब्दों में बिल्कुल सिंपल चित्र की सहायता से समझाया जाएगा और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। देखिए भाई, मानव हृदय 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ की हृदय होता है, 4 भागों में बटा होता है, 4 कक्ष होते हैं हृदय के अंदर। कहाँ स्थित होता है सर ये? मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो लेफ्ट लंग्स के यहाँ नीचे की ओर थोड़ा सा गड्ढा बनाया था जिसे कार्डियक नोच कहा था, उसी जगह में हृदय पाया जाता है, उसी गड्ढे में हृदय पाया जाता है। एक मानव मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, मानव मुट्ठी के जैसी इसकी संरचना। 4 कोष्ठीय हृदय अत्यधिक कोमल होता है, एक मांसल संरचना है जो जीवन भर बिना रुके, बिना थके लयबद्ध संकुचन और प्रसरण का काम करती रहती है और पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, आइए समझते जाते हैं और बिल्कुल साधारण सिंपल चित्र की सहायता से इसे समझते हैं। देखिए, मानव हृदय को दिल के आकार से दर्शाया जाता है। आइए एक दिल का ही चित्र बनाते हैं रेड कलर से। देखिए भाई, जब भी आप बनाते हैं दिल की आकृति, ये दिल की आकृति का होता है, इसीलिए इसे दिल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। देखिए भाई, ये दिल की आकृति और दोहरे आवरण से परिबद्ध होता है, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और एक मायोकार्डियम। इसकी झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली
और बीच में द्रव भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हृदय को बाहरी आघातों से, चोट से रक्षा करता है। पीपल के पत्ते के जैसी संरचना है, दिल की आकृति है, देखिए ये बिल्कुल दिल की आकृति बना दी गई है। और 4 कोष्ठक किस तरह से होते हैं, देखिए ये 4 कोष्ठक है, ये 4 कोष्ठक। चारों कोष्ठकों के नाम लिखेंगे अपन। देखिए एपिकार्डियम बाह्य झिल्ली, एंडोकार्डियम आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली, एपिकार्डियम और आंतरिक झिल्ली। इन झिल्लियों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदय आवरणी द्रव भरा होता है, जो इसे बाह्य चोट से रक्षा करता है। देखिए 4 कोष्ठक हमने बनाए हैं, आपको वैसे अच्छा नजर आ रहा होगा। यह है दिल की आकृति हृदय की। एक बार फिर देख लीजिए, व्हाइट पेन से, लाल से अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चों की शिकायत होती है। ये पीपल के पत्ते के जैसी संरचना लव की आकृति बनाते हैं, वास्तव में ये दिल की आकृति है। इसी प्रकार का हृदय होता है असलियत में भी। आपको बिल्कुल सीधा सरल चित्र बना के दिखाया जा रहा है। 4 कोष्ठक नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 और 4। ऊपरी दोनों भागों को हम आलिंद कहते हैं, ऑरिकल्स। ये हृदय का बायां भाग है और ये हृदय का दायां भाग। ध्यान रखना दायां बायां, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पार्ट, राइट हैंड साइड राइट पार्ट, कभी भूल जाए बोर्ड के सामने से खड़े होकर। तो बायां हिस्सा ये कहलाता है बाएं हिस्से का बायां आलिंद। क्या कहलाएगा ये? बायां आलिंद, बायां आलिंद, ये बायां आलिंद है भाई। लेफ्ट ऑरिकल शॉर्ट में याद रख सकते हैं। और इधर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? जस्ट इसका विपरीत है, तो दायां आलिंद कहलाएगा, दायां आलिंद, राइट ऑरिकल, आर ऐसे बता सकते हैं। निचले वाले दोनों को नीले कहते हैं, ये बायां नीले हो गया, एलवी से बता सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया दायां नीले, आर वी। 4 भाग आसानी से बता सकते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 नीले। देखिए भाई, दोनों आलिंद के बीच में, दायां आलिंद बायां आलिंद, दोनों आलिंद के बीच में पट, पर्दा या सेप्टम पाया जाता है, जिसे आलिंद आलिंद पट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, जिसकी सहायता से बायां आलिंद दाएं आलिंद से अलग होता है, और नीचे देखिए बायां नीले दाएं नीले से अलग होता है। यहाँ पर भी पट है, पर्दा है, जिसे नीले नीले पट कहते हैं। बायां आलिंद बाएं नीले से अलग होता है, आलिंद नीले पट है ये। और इधर देखिए दायां आलिंद दाएं नीले से अलग है, ये पट है। चारों कोष्ठक एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है। आप जानते हैं मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है। बाएं भाग में, संपूर्ण बाएं भाग में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड रुधिर, और दाएं हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर पाया जाता है। आप फोटो में डायग्राम में भी देख सकते हैं, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? दायां आलिंद, और सबसे बड़ा पार्ट ये नजर आया होगा, बायां नीले होता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की दीवारें मजबूत और मोटी भित्ति वाली होती है। क्यों? क्योंकि नीले के अंदर रक्त प्रेशर के साथ बहता है, जबकि आलिंद के अंदर प्रेशर कम होता है। आइए और आगे देखिए। अब हम बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली आपने समझ ली होगी, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ पर
कुछ और दूसरे नाम लिख देते हैं और इन नाम को आपको थोड़े से समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए ये नाम मिटा दिए मैंने। बहुत सारे नाम हो जाएंगे, इनको दूसरी जगह लिख देंगे अपन। देखिए भाई, हृदय में और क्या क्या संरचनाएं होती है, कैसे कार्य करता है, वो भी अभी आपको बताए जाएंगे। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है? फेफड़ों से। और फेफड़ों से लाने वाली, देखिए आपको अभी अभी हमने रक्त की नलियां पढ़ी है, और जो रक्त को लाती है उन्हें शिराएं कहते हैं, और जो हृदय से रक्त को ले जाती है उन्हें धमनियां कहते हैं। तो ये लाने वाली है भाई, O2 युक्त रक्त रुधिर, ये है लाने वाली है। तो इन्हें कहेंगे हम शिराएं। और कहाँ से ला रही है? फुफ्फुस, फेफड़ों से। तो इन्हें कहेंगे फुफ्फुसीय शिराएं। ये है भाई फुफ्फुसीय शिराएं, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लाती है। सर आपने बोला था कि शिराएं अशुद्ध रक्त वाली होती है, बिल्कुल अशुद्ध रक्त वाली होती है, ये अपवाद है। इन्हें याद रखना है, स्पेशल है, ये अपवाद है। कौन? फुफ्फुसीय शिराएं अपवाद है। जो फेफड़ों से रुधिर लाती है, लेकिन वो होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, और लाके डालती है, कहाँ डालती है? बाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, यहाँ से रुधिर जाता है, बाएं आलिंद से जाता है बाएं नीले में। कहाँ से जाता है? ये देखिए यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, डाइकस्पिड वाल्व। इसे कहते हैं द्विवलनीय कपाट। क्या कहते हैं सर? द्विवलनीय कपाट। डाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, जो आलिंद से रुधिर को नीले में जाने देता है। वन वे, जैसे साइकिल में वाल्व से हवा बाहरी और अंदर दोनों का नियंत्रण करता है। अंदर तो जा सकती है वाल्व के द्वारा, बाहर नहीं निकलती है। वैसे ही आलिंद से रुधिर नीले में जा सकता है, वापस ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। द्विवलनीय कपाट होता है। तो देखिए, फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिराएं ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं आलिंद में लाके डाल देती है। वहां से जब आलिंद में संकुचन होगा तो दबाव पड़ेगा आलिंद के अंदर, और द्विवलनीय कपाट खुल जाएगा और बाएं नीले में रक्त प्रवेश कर जाएगा। बाएं नीले में जब रक्त भर जाता है, इस दौरान इसमें शीतलन की क्रिया होती है, और जब वापस नीले में संकुचन होगा तो इसके अंदर दबाव पड़ेगा, और यहाँ से रुधिर निकलेगा। और निकलेगा कहाँ जाएगा? ये महाधमनी में प्रवेश कर जाएगा। ये देखिए भाई, ये महाधमनी है। कहाँ से निकल रही है सर? ये निकल रही है महाधमनी भाई, नीले से निकल रही है। कौन सा नीले है? बायां नीले। बाएं नीले से महाधमनी निकलती है और आगे जाकर वापस दो भागों में बट जाती है। ये है भाई महाधमनी। महाधमनी में रुधिर पहुंच गया। महाधमनी में रुधिर पहुंच गया। कौन सा रुधिर होगा? O2 युक्त। O2 युक्त। महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त की सप्लाई करती है। ऊपरी अंगों को, निचले अंगों को, खुद हृदय की दीवारों को, अर्थात संपूर्ण शरीर में रक्त आगे जाके बारीक धमनियों में बढ़ जाता है, धमनी से धमनिकाओं में, और संपूर्ण हृदय में और अन्य रक्त शरीर की कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। जहां पर ऑक्सीडेशन, श्वसन क्रिया संपन्न होती है, और वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीर की शिराएं लेके और दाएं आलिंद में डालती है। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे विभिन्न अंगों को रक्त पहुंच गया महाधमनी से, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर लाके डाल दिया जाएगा दाएं आलिंद में। लाने वाली कहलाती है भाई शिराएं। ये शिरा है।
महाशिरा कहते हैं इसे। निचले अंगों से लाने वाली, निचले अंगों से, और ये है ऊपरी अंगों से, ये वाली ऊपरी अंगों से। एक तो ये हो गई महाशिरा और एक ये हो गई। ये ऊपरी अंगों से लाएगी और ये निचले अंगों से लाएगी, और रक्त को लाके डाल देती है कहाँ पे? दाएं आलिंद में। इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, CO2 युक्त रुधिर। जब दाएं आलिंद में रक्त आ गया शिथिलन के दौरान, और जब इसमें संकुचन होगा तो यहाँ पर पाया जाता है भाई, ये देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। ये भाई त्रिवलनीय कपाट, ये त्रिवलनीय कपाट होता है। और ये कपाट खुल जाता है, कब खुलता है? जब दाएं आलिंद में संकुचन होता है तो प्रेशर के दौरान त्रिवलनीय कपाट खुलता है, और यहाँ से CO2 युक्त रुधिर दाएं निलय में पहुंच जाता है। यह रुधिर CO2 युक्त रुधिर होता है। जब दाएं निलय में वापस संकुचन होता है तो यह दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फुफ्फुस में प्रवेश कर जाता है। ये देखिए भाई, इस तरह से बाहर की ओर चला जाए, और यहाँ से यह फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फुफ्फुस में प्रवेश कर गया, फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर गया। कैसा रुधिर होता है? ये CO2 युक्त रुधिर होता है। इस तरह से फेफड़ों से रुधिर आया था ऑक्सीजन वाला, और वापस फेफड़ों में पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर। ये एक साधारण चित्र है भाई, बिल्कुल सिंपल, इससे सीधा कोई चित्र नहीं हो सकता है, जो आपको पूरे 4 कोष्ठक के द्वारा दर्शाया गया है। अब हम किताब के डायग्राम की सहायता से भी इसे समझ लेते हैं। आइए देखिए, ये हमारी बुक का डायग्राम है और ये अपने द्वारा बनाया गया। मानव हृदय का काट, मानव हृदय का काट है, सेक्शन काट कर इसको अच्छे से समझाया गया है। ये देखिए 4 भाग हैं इसके, 1, 2, 3 और ये 4 भाग। पहला और दूसरा ये दोनों आलिंद है, तीसरा और चौथा निलय। ये है भाई बायां निलय, ये लिखा है, और ये दायां निलय, ये लिखा है, और ये है दायां निलय, और ये है बायां निलय। इस तरह से 4 भाग हो गए। और फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिराएं इसमें रक्त को लेकर आ रही है। देखिए भाई अच्छे से अपन और पेन कलर यूज करते हैं ताकि समझ पाए। ये है भाई फुफ्फुसीय शिराएं, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं आलिंद में लाके डालती है, ये बाएं आलिंद में। और ये होता है भाई द्विवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट। ये द्विवलनीय कपाट जब बाएं आलिंद में संकुचन होगा, खुल जाएगा और रक्त प्रवेश कर जाएगा बाएं निलय में। जब बाएं निलय में संकुचन होगा, यहाँ से रुधिर महाधमनी में प्रवेश कर जाएगा। ये देखिए भाई बाएं निलय से ये महाधमनी जा रही है, ये ऊपर की ओर, और महाधमनी से रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर शुद्ध रक्त प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा, अर्थात प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा उत्पादित होगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ दी जाएगी, जो रक्त अपने साथ लेकर वापस महाशिरा, ये देखिए शरीर के ऊपरी अंगों से महाशिरा रक्त को लाके डाल रही है दाएं आलिंद में, और शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को इकट्ठा करके ये दाएं आलिंद में रक्त को डाल देती है। यहाँ पर पाया जाता है ये त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं ये त्रिवलनीय कपाट।
इस त्रिवलनीय कपाट कब खुलता है? जब दाएं आलिंद में संकुचन होगा, त्रिवलनीय कपाट खुल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर है और यह दाएं निलय में पहुंच जाएगा। दाएं निलय में जब वापस संकुचन होगा तो ये देखिए भाई, फुफ्फुसीय धमनियों में रक्त चला जाएगा। फुफ्फुसीय धमनियों, और फुफ्फुसीय धमनियों से रुधिर पहुंच जाएगा फुफ्फुस में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को फेफड़ों को दे दिया जाएगा, जहां से वातावरण में मुक्त हो जाएगी CO2 गैस। इस तरह से श्वसन क्रिया संपन्न होती है और श्वसन क्रिया के पश्चात CO2 और O2 का परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है और हृदय यहाँ पर रक्त को पंप करने का काम करता है। थोड़ा सा और समझिए भाई, दोनों आलिंद और दोनों निलय में किस प्रकार से शिथिलन और संकुचन की क्रिया होती है। दोनों आलिंद एक साथ जब संकुचित होते हैं तो इनसे रक्त प्रेशर के साथ नीले में प्रवेश करता है, और इसी दौरान जब आलिंद में संकुचन होता है तो नीले में शिथिलन की क्रिया होती है, और जब नीले में संकुचन होता है तो आलिंद में संकुचन की क्रिया होती है। ये एक के बाद एक लयबद्ध तरीके से हमेशा अनवरत रात दिन चलती रहती है, बिना रुके बिना थके। जीवन पर्यंत यह संकुचन और शिथिलन की क्रिया चलती रहती है। देखिए, इसके बाएं हिस्से को रेड कलर से बता रखा है। ये रेड कलर पूरा का पूरा ही क्या प्रदर्शित करता है कि इस ओर बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त होता है, O2 युक्त रुधिर, और इस ओर नीले कलर से बता रखा है। ये नीला कलर बताता है कि हमारे शरीर के दाएं हिस्से में, हृदय के दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको किताब का डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने बना के बता दिया। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र और समझ लीजिए। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। ये देखिए भाई, ऊपर की ओर जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रवेश कर जाती है, वहां से कूपिकाओं में पहुंच जाती है और कूपिकाओं से केशिकाएं ग्रहण करती है। यह फुफ्फुसीय केशिकाएं हैं। नलिकाओं का जाल ये नजर आ रहा होगा आपको, फुफ्फुसीय केशिकाएं। फुफ्फुसीय केशिकाएं रक्त को इकट्ठा करके फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में डाल देती है और बाएं आलिंद से रक्त पहुंच जाता है बाएं नीले में, और बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा, ये देखिए भाई, ये महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त की सप्लाई करती है, और जब विभिन्न अंगों को रक्त मिल जाता है तो वहां पर ये केशिकाएं धमनी और सिरा के बीच कार्य करती है। मैंने बताया था आपको, केशिकाएं योजक कड़ी है। तो वहां से ये केशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इकट्ठा करती है और महाशिरा में लाके डाल देती है रक्त को, और वहां से ये वापस शरीर के दाएं आलिंद को उपलब्ध करा देती है, और दाएं आलिंद से फुफ्फुसीय धमनी से रक्त निकलता है और वापस फुफ्फुसीय केशिकाएं इसको ग्रहण कर लेगी। इस तरह से रक्त एक बार तो यहाँ पर प्रवेश कर रहा है और एक बार इस जगह से प्रवेश करता है, यानी हृदय के अंदर 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख भी देते हैं और फिर बात करेंगे रक्त दाब के बारे में और अन्य प्राणियों में परिसंचरण किस प्रकार से होता है। मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं हम, और इसमें पढ़ रहे हैं हृदय। हृदय के बारे में थोड़ा सा लिख डालते हैं और ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। लिखिए भाई, मानव हृदय
4 कोष्ठक का बना होता है। 4 कोष्ठ की हृदय है। सबसे महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है कई बार, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा है मैंने। इसकी स्थिति देख लीजिए। हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य मुट्ठी के आकार का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य मुट्ठी के आकार का मांसल अंग है, जो जीवन भर लयबद्ध संकुचन और संकुचन और शिथिलन करता रहता है। अर्थात इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती रहती है। कहाँ पे पाया जाता है? दोनों फेफड़ों के मध्य। कैसा आकार है? मुट्ठी के आकार का। कैसा है? मांसल अंग है। इसके अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती। क्या करता है? जीवन भर लयबद्ध संकुचन और शिथिलन की क्रिया करता रहता है। हृदय में, फिर देखिए भाई दोबारा से लिख रहे हैं, हृदय में 4 कोष्ठक अर्थात चेम्बर होते हैं, जिनमें से ऊपरी 2 कोष्ठक को आलिंद एवं निचले 2 कोष्ठक को निलय कहते हैं। निलय कहते हैं। दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच में पट, बोले तो सेप्टम या पर्दा, पट पाया जाता है, जो दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से अलग करता है। जो दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से अलग करता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इसी तरह से दाएं निलय और बाएं निलय के मध्य भी पट पाए जाते हैं, जो बाएं निलय को दाएं निलय से अलग करता है। आगे देखिए। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विबलनीय कपाट पाया जाता है। इसी तरह से
दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य भी त्रिवलनीय कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की दीवारें मजबूत होती है क्योंकि इसके अंदर रक्त दबाव के साथ आगे भेजा जाता है। आगे देखिए भाई, इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। ये तो बनावट थी। रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कब करता है? जब बाएं आलिंद में शिथिलन होता है। शिथिलन होता है, अर्थात ये फैल जाता है। बाएं आलिंद रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है जब बाएं आलिंद में शिथिलन होता है। यह रक्त ओटो युक्त होता है। कैसा होता है? ओटो युक्त। अपवाद है भाई, फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त होता है, अपवाद है, याद रखना। फुफ्फुसीय शिराओं में कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। जबकि शिराओं में तो पाया कैसा जाता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर ये साधारण शिराएं नहीं है, ये है फुफ्फुसीय शिराएं, याद रखना। फुफ्फुसीय शिराएं और रक्त है ओटो युक्त। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंच गया। आगे देखिए अगला पॉइंट। जब बाएं आलिंद में जब बाएं आलिंद में संकुचन होता है तब द्विवलनीय कपाट खुल जाता है और इसी समय रक्त बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। देखिए भाई, जब बाएं आलिंद में संकुचन होता है, द्विवलनीय कपाट खुलता है और उसी समय बाएं नीले में शिथिलन होगा और रक्त बाएं नीले में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जब
बाएं नीले में संकुचन होगा तो, जब बाएं नीले में संकुचन होगा तो रक्त महाधमनी में होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। ये देखिए भाई, शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंच गया, वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई, ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं को मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से वापस दाएं आलिंद में डाल दी जाएगी। लिख डालिए इसे। जब दाएं आलिंद में शिथिलन होता है तो शरीर की अग्रमाशिरा और पश्च महाशिरा रक्त को दाएं आलिंद में डाल देती है। ये देखिए भाई, जब दाएं आलिंद में शिथिलन होता है तो शरीर की अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा रक्त को दाएं आलिंद में डाल देती है। यह रक्त CO2 युक्त होता है, और जब, अगला पॉइंट देखिए, जब दाएं आलिंद में संकुचन होता है तो त्रिवलनीय कपाट खुल जाता है और रक्त दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त होता है, वही ध्यान रखना। रक्त दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है, और जब दाएं नीले में संकुचन होता है तो रक्त फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, और वहां से CO2 वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इस तरह से देखिए भाई, एक राउंड पूरा हो गया। ऑक्सीजन फेफड़ों से हृदय में आई थी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में
पहुंचा दी गई है। अब देखिए भाई, मानव परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। रक्त हृदय में कितनी बार प्रवेश कर रहा है? 2 बार। एक बार तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं आलिंद में आ रहा है, और दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर दाएं आलिंद में आ रहा है। इस तरह से रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस तरह से संपूर्ण हृदय में रक्त का संपूर्ण हृदय में और विभिन्न अंगों तक रक्त कैसे पहुंचाया जाता है, ये था भाई। अब देखिए आगे, रक्तदाब। रक्तदाब रक्त वाहिनियों में भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। सामान्यतया संकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। रक्त वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बोले तो बीपी कहते हैं। आगे देखिए, सामान्यतः प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक कितना होता है? प्रकुंचन दाब 120 mmHg और अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक ये होता है 80 mmHg। इसे लिखते हैं हम 120/80 mmHg नॉर्मल प्रेशर। इसे नापने वाला उपकरण रक्त दाब मापी या बोले तो स्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता। स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। 2 प्रकार का होता है भाई ये, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल में डायरेक्ट अंक प्रदर्शित हो जाते हैं और एनालॉग में अपन को पारे के प्रेशर कहाँ तक चढ़ा वो पैमाने पे देखना पड़ता है। ये देखिए भाई, शायद इसमें नहीं है। 2 प्रकार का होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल पे डायरेक्ट पट्टा लगाया और बटन दबाते ही अंकों में दर्शा देता है, और एनालॉग में प्रेशर की सहायता से मापा जाता है, जहाँ तक पारे का स्तंभ चढ़ता है और कहाँ तक उतरता है उस तरह से। ये हो गया रक्तदाब 120/80 mmHg। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए भाई, फिशिज मत्स्य बोले तो मछली, फिशिज
और एम्फीबिया, उभयचर, उभयचर, और रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्म, सरीसृप, और एक है पक्षी, एवीज, और मैमल्स, स्तनधारी, और एक है क्रोकोडाइल, क्रोकोडीलिया, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। देखिए भाई, मनुष्य में 4 चैम्बर, 4 कक्षीय हृदय होता है। यहाँ से चलिए आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, और एम्फीबिया, मेंढक वगैरह, उभयचर, सरीसृप में इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। पूछा जाता है मछलियों में कितना होता है, और एम्फीबिया में, सरीसृप में कितना होता है। पक्षियों में 4 कक्षीय होता है, और स्तनधारी में 4 कक्षीय, और क्रोकोडाइल में भी 4 कक्षीय 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जितने ज्यादा कक्ष उतना ही ज्यादा इसका दक्षता रहेगी भाई। तो सबसे ज्यादा दक्ष इनमें रहता है, इनमें दक्षता कम रहती है। इस तरह से संपूर्ण हृदय का टॉपिक हमारा आज का ये समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम पे लेंगे पादपों में परिवहन, और अपना छोटा सा टॉपिक और बचा है उत्सर्जन, उसको अगले टाइम पे। थैंक यू सभी।